नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूरोपियन डेलीगेशन का आज पहला दिन था। यूरोपीय डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया गया। बड़गाम में उनको परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। उन्होंने डल लेक का नज़ारा भी देखा और साथ ही साथ हजरत बल दरगाह में भी दौरा किया। लेकिन असल में आपको बता दें कि वो डीडीसी के सदस्यों से भी मिले और बाकी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। दरअसल असल कारण यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद 370 में संशोधन होता है और 35 को हटाया जाता है। उसके बाद कैसी परिस्थितियां बनती हैं, पाकिस्तान इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय फोरम में जाता है और बार बार ये गुहार लगाता है कि कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे मूलभूत सुविधाओं से अभाव रखा जा रहा है लोगों को। शायद यही कारण था कि यूरोपीय डेलीगेशन ने सोचा कि जाया जाए, हालात का जायजा लिया जाए और देखा जाए, परखा जाए कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। और शायद आज का उनका पहला दिन बहुत ही बेहतर रहा। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, कहां कहां पर वो गए, कौन कौन से डेलीगेशन उनसे मिले। वहां से हमारा सिक्योरिटी जोन नहीं ना। दर्शकों, आज दिन भर की गतिविधियां देखते रहे हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सैयद तजम्मुल और वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल, आप हमें यह बताइए कि लब्बुल अभाव, अब पूरे दिन का लब्बुल अभाव क्या रहा? क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आखिर फॉरेन के डेलीगेशन की क्या जरूरत थी जब आप अपने लोकल एमपीज को नहीं आने देते। तो पूरा दिन भर का लब्बुल अभाव क्या रहा? जी, एक इंतजार था जो खत्म हुआ, क्योंकि बीच में कोविड-19 पैंडेमिक के बाद फॉरेन एडवाइस का जो टूर प्रोग्राम जम्मू कश्मीर का था वो तीसरे मरहले में दाखिल हुआ। इससे कबल भी इनके दौरे जो थे वो जम्मू कश्मीर में रहे। के मेयर जुनैद अजीमतु साथ साथ रहे, कुछ सरकार के सीनियर अहदेदारान साथ साथ रहे। इंतजाम मुकम्मल किए गए थे और सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचने पर इस पूरे डेलीगेशन का इस्तकबाल किया गया जो सरकारी रिवायात में शामिल है। उसके बाद डेलीगेशन मागाम बारामूला गया, क्योंकि बारामूला इसलिए ये बडगाम और बारामूला के बीच में इलाका पड़ता है जहां इस डेलीगेशन ने ग्राउंड जीरो पे जाकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जाकर चंद इलेक्टेड नुमाइंदों से बातचीत की, जिनमें हालिया दिनों में जो बडगाम से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जनाब नजीर अहमद खान साहब जीत के आए थे। उसके बाद इस डेलीगेशन को मुख्तलिफ अवामी वफूद यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो थे उन्होंने मुलाकात की। लेकिन उसके बाद दूसरा मरहला हुआ जब ये वहां से बाहर आए, तो इसके बाद लाल चौक और आसपास के पूरे इलाके में दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद रहे बगैर किसी हड़ताली कॉल के। यानी ये पूरा मामला इसलिए बनता है क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो यहाँ की सिचुएशन थी, यहाँ की सूरत हाल थी, वो तब्दील होगी और बहुत सारे ट्रेडर्स ने आज ये काम काज न करने का फैसला किया और जिससे एलजी इंतजामिया और फॉरेन एडवाइस शायद खुद समझेंगे कि फैसला जो था इस तरह से जम्मू कश्मीर में नाफिज हुआ। उसके बाद फॉरेन डेलीगेट्स ने दरगाह हजरत बल आसार शरीफ जाकर हाजिरी दी आस्तान आलिया पर, और वहां के बाद एसकेसी श्रीनगर में गए जहां पर उन्होंने अपना प्रोग्राम किया था। इसमें भी मुंतखब लोग जो थे अवामी नुमाइंदे शामिल हुए। उसके बाद जरा इबलाग के हवाले से भी कुछ मामला चले, बातचीत चली। लेकिन उसके बाद ये टूर जो है कश्मीर घाटी में बगैर शेख डायनास्टी, बगैर मुफ्ती डायनास्टी के मिले वापस जम्मू के लिए कल सुबह रवाना होगा। लेकिन कश्मीर में आज के फॉरेन डेलीगेशन में 4G की इस वक्त सर्विसेज चल रही है।
कम्युनिकेशन के जराए बड़े अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल इतने ज्यादा हैं जिसमें पानी, बिजली, सड़क, सेहत, शिक्षा, बहुत सारे मामला हैं जिनको लेकर कई डेलीगेशन और डेपुटेशन है। यहाँ तक कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बिजनेस है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बिजनेस है, बहुत सारे लोग लबकुशाई कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ समझ नहीं आया कि किस तरह से फॉरेन एडवाइस को मिला जा सके। यानी बहुत सारे डेपुटेशन और डेलीगेशन मिलना चाहते थे, लेकिन मजबूरी तौर पर आज के लेकिन तजम्मुल सवाल ये है कि जो लोग मिल के आए हैं वो क्या संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं और क्या उन्होंने बातें उनको बताई हैं? आवाज रुक गई थी विनोद जी, दोबारा सवाल। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जो लोग मिलकर के आए हैं उनका क्या रिस्पांस है? देखिए, इनमें से नजीर अहमद खान से हमारी बातचीत अच्छे से हो गई, जिनका मानना है जो कि इलेक्टेड अब चेयरमैन बन गए हैं बडगाम से। उन्होंने कहा 35 से 370 के बाद हमारे लिए पानी, बिजली, सड़क और बाकी मामला जो है वो हमने फॉरेन एडवाइस के सामने उठाए। एक जगह से दूसरी जगह तक आप सड़कों की हालत देखिए। उन्होंने कहा कि हमारी नॉन पॉलिटिकल इश्यूज पे बातचीत हुई और हमने चाहा कि जो यहाँ पर केंद्रीय सरकार ये दावा कर रही थी कि बहुत कुछ किया जाएगा, अभी तक कितना कुछ किया गया, क्योंकि पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के साथ साथ जो मेजर्स अभी तक सिक्योरिटी एंगल से उठाए गए, उसमें 4G की वापसी हुई, उसमें कई एक मामला की वापसी हो सकता है, दूसरे मामला को भी तरजीह दी जाएगी। ये उनका कहना था, जो अपनी मर्जी से आए थे और मुलाकात करके वापस चले गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, धन्यवाद। दर्शकों, कल डेलीगेशन को जम्मू आना है और जम्मू में उपराज्यपाल के साथ साथ बाकी दीगर नुमाइंदों को भी मिलना है। खासतौर पर डीडीसी के जीते हुए नुमाइंदे भी जम्मू से इस डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। लेकिन अभी से ही जो प्रतिक्रिया पॉलिटिकल पार्टीज की है उससे हम आपको रूबरू करवाते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जो हमारे जीते हुए सांसद नुमाइंदे हैं उनसे मिलने की कोई कोशिश नहीं की जाती और ये केंद्र सरकार बाहर से डेलीगेशन क्यों ला रही है, बाहरी डेलीगेशन के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत पड़ रही है, ये कहना है रविंद्र शर्मा का, जो चीफ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के। कि हम विदेशियों के दूत बुला करके कश्मीर भेजते हैं। जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, ये हमारा आंतरिक मामला है, तो समझ नहीं आती कि मोदी सरकार ने 3 बार डेलीगेशन भेजे। एक बार 2 बार तो ऐसा वक्त था कि आप हिंदुस्तान के जो अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तो आने नहीं देते थे कश्मीर के हवाई अड्डे से विपक्ष के सारे नेता कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी से लेकर सीताराम येचुरी तक आपने वापस भेज दिए। और फिर विदेश के राजदूत आते हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछती है कि ज़रूरत क्या पड़ती है कि हम प्रमाण पत्र लें दुनिया से। किसी दूसरे देश में ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी विदेशी वो दूत बुला करके तो वो दिखाते हों और उनको प्रमाण पत्र चाहिए। एक तरफ से हम कहते हैं हम मजबूत भारत के नेतृत्व कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप ऐसी बातें हमको समझ नहीं आती। अपने नेताओं को तो आप उस तरह से आने नहीं देते और जो कश्मीर के नेता हैं उनकी क्या हालत है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, उनके खिलाफ केस दर्ज करिए। यहाँ वो गलत बोलते हैं ज़रूर करिए, लेकिन देश के दूसरे कोने में कोई बोलता है उसके खिलाफ भी आप करते हैं। लेकिन ये विदेश से लोग ला करके उनको दिखाना, हमें प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ बात करिए, कश्मीर के नेताओं को रिहा करिए, उनको साथ बात करिए। और ज़रूरत नहीं है कि हम विदेश के लोगों को बैठा करके ये दिखाएं कि कश्मीर नॉर्मल है। कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल है, हमारा हिंदुस्तान का अटूट अंग है। और बात तो करनी चाहिए कि उनको पीओ के कहना चाहिए कि जाइए देखिए वहाँ पाकिस्तान में जा करके देखिए कि उसने पाकिस्तान जो नाजायज़ कब्जा किया है वहाँ लोगों की क्या हालत है। बात विस्थापितों से करवानी चाहिए। जो रिफ्यूजीज हम लोग आए हैं 65, 47, 1971 में, जो लोग कश्मीरी पंडित आए हैं, कि ये पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करना चाहिए कि ये आतंकवादी देश जो है, ये आतंकवाद के विक्टिम ये लोग हैं। 47 में उसके हमलावर के विक्टिम हम लोग हैं, जो 47 के रिफ्यूजीज हैं वो लोग हैं, जो डिस्प्लेस पर्सन वहाँ से आए हैं। मगर ये कश्मीर भेज करके दिखाना क्या चाहते हैं, एक तरफ से कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ से आप कहीं ना कहीं जो है विदेशी राजदूतों से वहाँ के लोग बुला करके उनको आप दिखाना चाहते हैं। तो ये दोहरी नीति है मोदी सरकार की।
मैं नहीं समझता कि ये कोई इसकी ज़रूरत है। हमें कश्मीर में कहीं आप प्रॉब्लम समझते हैं? चुनाव हुए हैं, लोगों ने हिस्सा लिया है, ये दुनिया देख रही है, उनको क्या दिखाना है। लेकिन चुनाव में हमारे कई आरोप भी हैं, वो तो आप बात करना नहीं चाहते। आप अपने ढंग से रिजर्वेशन करेंगे, फिर बदलेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी अपने ढंग से डिलिमिटेशन करेंगे। आप फिर जब चुनाव के वक्त आपके पास बहुमत जहाँ नहीं है वहाँ डेफर करवा देंगे चुनाव, कोरम पूरा नहीं करने देंगे। ये चीज़ें आप देश के लोगों को जवाब दीजिए ना। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की माने तो भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र मनियाल, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल, उनका की कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एक बड़ा रुतबा बना है और जो प्रोपगंडा पाकिस्तान कर रहा था अगस्त से बाद, अगस्त 2019 के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोपगंडा कर रहा था कि कश्मीर में कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, लोगों को राइट्स नहीं दिया जा रहे हैं, उसके लिए बेहतर है कि यूरोपियन डेलीगेशन आए, ज़मीनी सतह पर देखे, ज़मीनी स्तर पर देखे कि आखिर क्या वाकया ही इनको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू किया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए देखते हैं। तो पिछले लगभग 6.5 साल 7 साल का जो एक बदलाव आया है, उस बदलाव की गूंज जो है वो पूरी दुनिया में गूंजी है। आज भारत जो है बड़ी तेज़ी से एक विकास की ओर बढ़ रहा है, विकास की रफ्तार बढ़ी है हर तरह से। बावजूद कोरोना के, जो कोरोना पैंडेमिक फैली थी जिसमें बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, वो बड़े बड़े देश भी कहीं ना कहीं कोरोना से हार गए। लेकिन एक हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष जो है, जिसको मोदी जी की लीडरशिप में हमने कोरोना की पैंडेमिक में भी हमने लोगों को, चाहे राशन की बात हो, चाहे गरीबों को सिलेंडर की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, किसी भी तरह से हमने अपनी जनता को जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और मैं समझता हूँ कि भारत सबसे बड़ा देश होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमने कोरोना को मात दी है। और जो आप बात कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज से जो डेलीगेशन आया है, कहीं ना कहीं जो 5 अगस्त के बाद जो यहाँ पे एक बदलाव आया है, उस पर भी वो जाएंगे, देखेंगे कि जो पाकिस्तान द्वारा प्रोपोगंडा किया जाता है कि कश्मीर में हालात ऐसे हैं, किस तरह के हैं। आज जब वो खुद कश्मीर में जाएंगे, श्रीनगर में जाएंगे, बारामूला में जाएंगे, कहीं और जब अलग अलग ज़िलों में जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति और आज की स्थिति में कितना फ़र्क है। आज कश्मीर जो है वो विकास के राह पे चल रहा है और कहीं ना कहीं कश्मीरी आवाम जो है वो प्रधानमंत्री के इस फैसले से खुश है। जब डेलीगेशन जो है, जिस तरह से ये डेलीगेशन आया, तो आपको लगता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, बाहर के डेलीगेशन की बजाय हमारे अपने जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनको लाना चाहिए, ये देखो स्थिति क्या है। तो आपको लगता है जानबूझकर इंटरनेशनल लेवल पर इसको उठाया जा रहा है? देखिए, अगर वो आते हैं, अलग देशों के लोग आते हैं, अगर वो यहाँ पे ये हालात देखने आए हैं कि 5 अगस्त के बाद कैसे हालात बने हैं, ठीक है। आप जैसे हमने बात की है, लगभग 5 अगस्त से पहले और 5 अगस्त के बाद भी एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उन्होंने भी स्थिति की समीक्षा की थी, देखी थी, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी को, और उनका एक हिस्सा है। तो जब वो कश्मीर में आएंगे तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो जम्मू में भी आएंगे, एलजी साहब से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और एलजी साहब से मिलना भी चाहिए। जो आज के हालात हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो एलजी साहब जो है बेहतर तरीके से दे सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मुलाकात करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। उनका कहना है कि ये डेलीगेशन ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल है, ये चीज़ पता होना चाहिए। ये चीज़ें अभी तक स्पष्ट नहीं की गई हैं और स्टेक होल्डर्स को ज़रूर मिलने दिया जाना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, लेकिन बाद में पता चला कि वो एक ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं था, वो एक एनजीओ के बुलावे पे वो लोग आए थे, और उसके बाद जो लोग आए थे उनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था, और जिन लोगों को वो मिले वो स्टेक होल्डर नहीं थे। और वो जो एनजीओ जिसने बुलाई थी उसकी जो रूट्स है वो बीजेपी और आरएसएस के साथ जो है वो पाई गई। तो पहली बात तो ये देखना है कि डेलीगेशन ऑफिशियल है कि नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डेलीगेशन जो आया है वो किन लोगों को मिल रहा है, क्या वाकई जो लोग उनसे मिलवाए जा रहे हैं या जिनसे उनको मिलवाने दिया जा रहा है वो लोग कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं हैं।
क्या उनको सिर्फ एक शिकारा राइड के लिए बुला कर के बुलेवर्ड पे और डलगेट के एक शिकारा राइड और हाउस बोट घुमा कर वापस दिया जाएगा, या उन लोगों की मुलाकात जो है वो उन लोगों से करवाई जाएगी जो कश्मीर में वाकई स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे कश्मीर में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनके लोगों के साथ उनकी बात भी को भी सुना जाएगा? जो लोग आज भी 370 की मांग पर खड़े हैं, जिनको 370 का टूटना जो है वो, जिनका कहना जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस मेन रूप से है, जो मानती है कि 370 जो जिस तरीके से तोड़ा गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल है, क्या उन लोगों से भी बात की जाएगी? या वो लोग जो 370 के टूटने के बाद जिनको इसका डायरेक्ट इसके ऊपर जिनके ऊपर इसका असर पड़ा है, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, या जो लोग समझते हैं कि 370 का टूटना सही नहीं था, क्या उन लोगों को से भी मिलवाया जाएगा या मिलने दिया जाएगा? तो देखना यही है कि क्या सरकार एक मैनेज प्रोग्राम के तहत उनको बुला रही है, या उनको खुली छूट है कि वो हर एक आदमी से, हर एक समाज के हर एक तबके से, जैसा मैंने कहा जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे उनको मिलने दिया जाएगा। तभी उनको ग्राउंड रियलिटी का पता चलेगा कि वाकई कश्मीर में 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन क्या है। जब ये फॉरेन डेलीगेशंस को बुलाते हैं तब आंतरिक मामला नहीं होता। जब किसानों के मसले पे कोई ट्वीट करता है भाई किसानों के ऊपर जो आप वहाँ पर अत्याचार कर रहे हैं उसके ऊपर आंतरिक मामला बन जाता है। जब एक हरियाणा के एक ट्वीट के ऊपर इतना बवाल खड़ा कर दिया जाता है तब इसको आंतरिक मामला बताया जाता है। तो सरकार जो है ये खुद कन्फ्यूजन पैदा करती है और सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको कभी आंतरिक मामला बताती है, कभी खुद ही फॉरेन डेलीगेशंस को लाती है। अगर वाकई फॉरेन डेलीगेशंस को लाना है तो वो डेलीगेशन लाइए जो आज दुनिया में ये इस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आप उनको भी लाइए, उनको भी ग्राउंड रियलिटी। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलकर एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो नैरेटिव जो है वो लोग अब उसको पचा नहीं पा रहे हैं। लोगों को अब ये समझ आ गई है कि सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही मामलों को जो है वो हैंडल करती है। अगर कैपिटल हिल पे प्रदर्शन होता है तो ये उस पर ट्वीट किया जाता है सरकार द्वारा भी और प्रधानमंत्री जी द्वारा भी, लेकिन जब लाल किले पे बाहर के लोग बोलते हैं कि लाल किले पे जो हुआ या जो किसानों के मसले पे जो हुआ तब इसको आंतरिक मामला बता दिया जाए। यानी आप किसी देश के आंतरिक मामले में बोल सकते हैं, आप कैपिटल हिल के हमले को नाजायज़ डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन जब किसानों के मामले की बात आती है तो तब आप कहते हैं ये आंतरिक मामला है। तो ये सरकार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलती है। तो ये अब लोगों को समझ आ चुकी है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं, उनको आप देशद्रोही डिक्लेयर कर देते हो, उनको आप खालिस्तानी बोलते हो, उनको आप नक्सलवादी पाकिस्तानी बोलते हो। तो ये सरकार का ये जो स्टैंड है ये बड़ा डुबियस स्टैंड है, बड़ा डबल स्टैंडर्ड के हिसाब से सरकार काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि अपनी कार्यकुशलता, अपनी कार्यशैली में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाएं ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ सरकार जो है वो अपने खिलाफ भी सुनने को तैयार है। दर्शकों, अपनी पार्टी के नेता मनजीत सिंह जो फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी ये कहना है कि वेलकम स्टेप है, वो आए हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन नहीं दी जानी चाहिए। वो अपनी मर्जी से जहां पर जा करके जिससे भी बात करना चाहें, जिससे भी जायजा लेना चाहिए, उनको पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। देखिए, ये कोई मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। एक डेलीगेशन आ रहा है। पिछले दिनों भी जब ये धारा 370 यहाँ तोड़ी थी उसके बाद भी ये यूरोपियन डेलीगेशन आया था, तो अब भी आ रहा है। वो स्थिति की समीक्षा करेगा तो अच्छी बात है। इसमें लोग अपनी बात बताएंगे, लोग जो हैं 370 टूटने के बाद लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में वो अपना व्यू पॉइंट देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये हमारा भारत देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसमें कोई भी आए, कोई भी आके यहाँ के लोगों की हालात देखना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें। सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि ये हमारा आंतरिक मामला है? जम्मू कश्मीर हमारे देश का अटूट अंग है। बाहरी देशों को एक इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना अपने जो, देखिए यहाँ तक वो आपकी बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्षी पार्टियों का कोई आना चाहे, किसने उनको रोका है? वो आना चाहे तो आते भी रहते हैं, उनके नेता यहाँ आ रहे हैं। लेकिन ये यूरोपियन डेलीगेशन इसलिए आ रहा है कि कई मरतबा कुछ लोग विदेशों में जम्मू कश्मीर को लेके, भारत को लेके अलग किस्म की प्रतिक्रिया करते हैं। तो वो डेलीगेशन आके यहाँ देख रहा है। ये ठीक बात है कि धारा 370 जब तोड़ी गई और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर लोग इस बात के पक्ष में नहीं थे और गवर्नमेंट ने कैसे तोड़ा, और मैं समझता हूँ कि ये लोगों को भी श्रेय जाता है कि लोगों का गुस्सा भी था, लेकिन लोगों ने उस किस्म से बड़ा पीसफुली इसको जो है इस पे रोष जताया है।
तो विदेशी डेलीगेशन आने में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई देश की कोई इफ़ेक्ट करेगा। वो लोग आके देखेंगे जो हमारे खिलाफ बाहर के देशों में भड़काया जाता है, गलत हमारे देश को पेश किया जाता है, तो वो आके देखें तो कोई बुरी बात नहीं है। लोगों से मिले, लोगों की जो असलियत है वो पता लगे, सामने आए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैनेज्ड किया हुआ लोगों को ना मिले, बाहर भी निकल के मिले, अपने तौर पे जाएं। सिर्फ ये नहीं होता कि जो सरकार के द्वारा या एलजी को मिलके या सरकार के 2 अफसरों से मिलके वो बाहर जाएं। अगर वो सही स्थिति का जायज़ा लेना चाहते हैं तो आम लोगों में जाएं, रिमोट एरिया में जाएं और लोगों के व्यू जानें। दर्शकों, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र में एनडीए सरकार के कार्यकाल में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और इस पर कंट्रोल करने में सरकार नाकाम रही है। और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। गरीब इंसान पर महंगाई का और बोझ जो है वो डाला जा रहा है। ये बात दावे की बात है क्या अपने विचारों से। शुक्रिया साधु साहब और सारे टैक्स की बात भी यहाँ पे लगाई। आज लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे इस वार्ड में यहाँ पे रखा गया बढ़ती हुई महंगाई को लेके देखते हुए और यहाँ पे जिस ढंग से प्रॉपर्टी टैक्स को यहाँ पे लगाया गया उसका विरोध करने के लिए कि ये सरकार फौरी तौर पे वो प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे वापस ले और लोगों को राहत पहुँचाए। आज भाजपा जिन्होंने वोट लेके सत्ता तक पहुँचे आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस इस गरीब अवाम के साथ खड़ी है ताकि इन आवाज़ को बुलंद कर पाए। और प्रॉपर्टी टैक्स का जिस ढंग से लगाया गया, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे उन्होंने पब्लिकली कहा था कि माई इंडिया माई प्राइड में कि कहीं पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा। उसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने ये एटीट्यूड बनाते हुए ये प्रॉपर्टी टैक्स को लगाया गया। तो लोग असमंजस में कि किसकी बात यहाँ पे माने। तो आज महसूस करते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को फौरी तौर पे रोल बैक किया जाए। लेकिन डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू नगर निगम ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, यानी पानी फेर दिया है। जो एक मौका मिला था, कांग्रेस को एक मौका मिला था, उस पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने पानी फेर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि निगम की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। बहुत एक क्लियर मैसेज जनता के बीच में देना चाहूँगी कि आज हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई भी टैक्स इम्पोज करने नहीं जा रहे हैं। मात्र एक डायरेक्शन निकली है अपना सेक्रेटरी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से कि एक कैलकुलेट किया जाए कि कल को अगर हम कोई जनता की पार्टिसिपेशन अगर किसी डेवलपमेंट कामों के लिए चाहते हैं, अगर हम उसको उनकी जनता की पार्टिसिपेशन चाहते हैं तो वो किन आधार पे चाहते हैं उसको कैलकुलेट किया जाए। कैलकुलेशन की जो नोटिफिकेशन निकली है उसका मैसेज मैं जनता के बीच में देना चाह रही थी कि आज हम कोई भी टैक्स इम्पोज करने नहीं जा रहे हैं, मात्र उन डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कल अगर कोई पार्टिसिपेशन जनता की हम अपेक्षा करते हैं तो उसको हम किस तर्ज पे किस आधार पे कैलकुलेट करेंगे। वही मैसेज मैं जनता के बीच में क्लियर कर रही थी। दर्शकों, डीडीसी की पहली मीटिंग में सरकार की पोल खुल गई। सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा हो गया। कल जब डीडीसी की पहली मीटिंग बुलाई थी, डीडीसी जम्मू जिले के सदस्यों ने आउटराइटली उसको रिजेक्ट कर दिया और वॉकआउट कर दिया, बाइकआउट कर दिया। आपको बताते चले कि 1 घंटा पहले चीफ प्लानिंग ऑफिसर भारत भूषण जो चेयरमैन है उसको टेलीफोनिकली आग्रह करते कि आप 1 घंटे के बाद आप आ जाइए, आपकी मीटिंग है, पीएमएसवाई पर चर्चा की जानी है। बुलाने का अंदाज उनको बेहतर नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर आपने डीडीसी की मीटिंग कन्वीन करनी है उसके लिए एजेंडा होना चाहिए और करीब 1 दिन पहले आमंत्रण मिलना चाहिए, निमंत्रण मिलना चाहिए या आमंत्रित किया जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट इस तरह से अगर होगा तो लोग जरूर नाराज होंगे। आइए देखते हैं क्या कहना है भारत भूषण। सब सुधार हो जाए
कोई भी बैठक हो, कोई भी मीटिंग हो, उसका टाइमली हमें देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हम समय पर पहुंच सकें। क्योंकि जो जितने भी लोग यहाँ आज आए थे और बहुत सारे और भी हैं जो इलेक्शन लड़के चुन के आए हैं, उनकी बड़ी मसरूफियत रहती है। लोगों में लोग तवक्को रखते हैं कि हमारे गांव में आए, कहीं शादी गमी में, कहीं दूसरे फंक्शन है, कहीं डेवलपमेंट का मसला है, तो लोगों की तवक्को रहती है कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारे पास आए। तो अगर बीच में से कहीं कोई ऐसा काम आ जाए, सरकारी फंक्शन आ जाए, तो फिर मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि समय पर हमें सिर्फ उसी वक्त नहीं बुलाएं, कम से कम 2-3 दिन पहले हमारे साथ कांटेक्ट करके हमें बता दें कि कब मीटिंग कहाँ पर। सांबा के भी कुछ सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया, उनका कहना है कि बुलाने का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल डिसाइड करने की ज़रूरत है, सेट करने की ज़रूरत है। इस तरीके से टेलीफोनिकली ऐसे बुलाया जाएगा तो कोई भी मीटिंग में शामिल नहीं होगा। तो कम से कम उनको 2 या 3 दिन में राइटिंग में उनको मैसेज पहुंचना चाहिए था। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। इट इज इंसल्ट टू द प्रोटोकॉल ऑफ द न्यूली क्रिएटेड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और ये सामने दिखता है, इट इज आई डिस्क्राइब इट एज ए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा है 3 टाई सिस्टम हम इसलिए ला रहे हैं, या इसलिए लाया है JNK कि लोगों तक जो है डेवलपमेंट जो है लोगों के निचले स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन अगर इसी तरीके से ही इन्होंने प्लान को अप्रूवल करना है, DGC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या मेंबर को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने की क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट ने इस पर कितना खर्चा किया, क्यों किया खर्चा? ये तो वेस्ट ऑफ मनी है, ये लोगों का पैसा ऐसे ही वेस्ट हुआ है ना। क्योंकि जो भी बात हो वो एक डेकोरम में होनी चाहिए और इसका प्रोटोकॉल जो है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रशासन ने। जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने संजोया है उसके लिए ये सारी चीज़ें एक सोच का विषय है। और हमारी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है जो प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रास रूट लेवल पे लाया है, इसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। क्योंकि ये LG साहब से भी मैं दरख्वास्त करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका प्रोटोकॉल और जो भी डेकोरम है और जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि हमारे जो चेयरमैन हैं उनका तो MOS का दर्जा है, तो इस तरह से बुलाना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।